कल्पना कीजिए, करोड़ों जिंदगियां भूख और बीमारी की भेंट चढ़ गईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दर्दनाक दौर की हकीकत है जब भारत औपनिवेशिक शासन के तले करा रहा था। आज हम इसी काले अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे, इसके स्रोतों का गहन विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये गहन विश्लेषण है यूनिट 11 फेमीन्स एंड एपिडेमिक्स पर। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये यूनिट कक्की महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे तौर पर औपनिवेशिक भारत के सामाजिक आर्थिक इतिहास को समझने में मदद करती है। शासन की भूमिका, उनकी नीतियों का प्रभाव, ये सब इसी से जुड़ा है। सही कहा। और इस चर्चा के बाद हम उम्मीद करते हैं कि श्रोतागण अकाल और महामारियों के कारण औपनिवेशिक नीतियों का रोल क्या था, कौन कौन से प्रमुख अकाल और महामारियां आईं, सरकार की प्रतिक्रिया कैसे समय के साथ बदली, और हाँ, इन संकटों के बीच का जो जटिल संबंध है उसे विस्तार से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं। सेक्शन 11(1) ये समझना जरूरी है ना कि बीमारियां, महामारियां, अकाल और कमी का इतिहास ये सिर्फ भारत की बात नहीं, ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से जुड़ा है। हाँ, देखिए, दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो प्रकृति के कहर से या अकाल, महामारी की तबाही से बचा हो। लेकिन अहम सवाल ये है कि किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया कैसी होगी। यहीं पर राजनीतिक अर्थव्यवस्था पॉलिटिकल इकोनॉमी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि उस समय की सरकार, उसकी नीतियां, अर्थव्यवस्था, ये सब तय करते हैं कि असर कितना भयानक होगा। बिल्कुल। और स्रोत हमें बताते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भी अकाल पड़े थे। ऐसा नहीं कि पहले नहीं पड़ते थे। ऋग्वेद में बारिश के लिए प्रार्थनाएं मिलती हैं। मौर्य काल का जिक्र आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कहते हैं 12 साल का अकाल पड़ा था। कश्मीर में कल्हण की राज तरंगिणी में जिक्र है। फिर तुगलक और अकबर के समय के अकालों का भी जिक्र मिलता है। हाँ, और तब के शासक कुछ करते भी थे शायद, राहत के उपाय। हाँ, बिल्कुल करते थे। इसे वो अपनी जिम्मेदारी मानते थे। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को अपने भंडार से अनाज देना चाहिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना चाहिए। अमीरों से योगदान लेने की बात है, रोजगार सृजन की बात है। ये कौटिल्य और तुगलक दोनों के समय में दिखता है। कुएं खुदवाना तुगलक ने किया, मुफ्त रसोई घर चलाना अकबर ने किया। और वो देसरी टैक्स का क्या था, अकबर वाला? हाँ, देसरी टैक्स ये एक तरह का अकाल बीमा जैसा था जो अकबर ने लगाया था। तो पहले के शासक इसे एक मानवीय संकट और अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी के तौर पर देखते थे। तो फिर औपनिवेशिक काल में क्या अलग था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का रवैया अलग था? बहुत अलग था। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में वो एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था, ना कि लोक कल्याण। तो उनकी जो शुरुआती प्रतिक्रिया थी वो पुराने तरीकों से मौलिक रूप से अलग थी। तो इस यूनिट का मुख्य फोकस यही समझना है ना, कि क्या अकाल सिर्फ संसाधनों की कमी से हुए या फिर उनके असमान वितरण, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से? बिल्कुल। और इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवादी राज्य की भूमिका क्या थी? क्या उन्होंने स्थिति को रोका या उसे संभाला, या कई बार क्या उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ दिया? ये सवाल अहम है। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 11.2 पर, फैमीन्स यानी अकाल। सबसे पहले ये शब्द अकाल या फैमीन, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द लैटिन के फेम से आया है, जिसका मतलब है भूख। तो अकाल का मतलब हुआ भोजन की अत्यधिक कमी, इतनी कमी कि उससे भूखमरी फैले या भूख से जुड़ी बीमारियों से मौतें बढ़ जाए। अच्छा, और अलग अलग भाषाओं में इसके लिए अलग अलग शब्द भी हैं? हाँ, जैसे इटालियन में करेस्टिया महंगाई, जर्मन में हंगर्स नॉट भूख और कमी, आयरिश में गौरता भूखमरी, और हिंदी में तो हम इसे अकाल या भूखमरी कहते ही हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 11.2.1 पर, फेमाइन्स, कॉजेशन एंड कल्पेबिलिटी, यानी अकाल के कारण क्या थे और इसके लिए दोषी कौन था? देखिए, कारण तो मोटे तौर पर 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण, जैसे बारिश की बहुत ज्यादा कमी हो जाना, सूखा पड़ना, या फिर टिड्डियों या कीटों का हमला हो जाना फसल पर। और दूसरे हैं राजनीतिक आर्थिक कारण, जैसे युद्ध की स्थिति, आर्थिक मंदी आ जाना, या फिर सरकार की नीतियां, जैसे बहुत भारी टैक्स लगा देना या कोई वित्तीय संकट आ जाना। वैसे मॉरिस डिमॉरिस कहते हैं कि नीतिगत उद्देश्यों के लिए अकाल की कोई एक पक्की परिभाषा बनाना मुश्किल है।
और संजय शर्मा की बात भी अहम लगती है कि कैसे शुरू में सूखा, कमी, संकट, महंगाई और अकाल जैसे शब्द एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते थे। हाँ, और फिर धीरे धीरे औपनिवेशिक राज ने इनके अर्थ ज्यादा स्पष्ट किए। उन्होंने बाकायदा मापदंड बनाए कि कब कमी मानी जाएगी और कब स्थिति अकाल की कहलाएगी। इसकी तुलना फिर पुराने उदाहरणों से करें, जैसे आपने बताया कौटिल्य, खिलजी, तुगलक, अकबर। उनके समय में क्या था? वही बात, कौटिल्य की सिफारिशें थीं, रोजगार पैदा करो, गरीबों में अनाज का पुनर्वितरण करो। खिलजी ने बड़े अनाज भंडार बनाए थे। तुगलक ने कर्ज दिए, लोगों को दूसरी जगह भेजा, कुएं खुदवाए। अकबर ने तटबंध बनवाए, रसोई घर चलाए, रोजगार दिया और वो दहेसरी टैक्स लगाया। तो मतलब मध्यकालीन शासक इसे अपनी जिम्मेदारी मानते थे। हाँ, साफ तौर पे ये एक विरोधाभास है। वो इसे अपनी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी समझते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वो शुरू में सिर्फ मुनाफे पर केंद्रित थी। इसीलिए 19वीं सदी में जब अकाल पड़े तो उनका दायरा भी बड़ा था, वो ज्यादा जल्दी जल्दी आ रहे थे और उनके जो नीतिगत परिणाम थे वो भी बिल्कुल अलग थे। तो अब आते हैं सेक्शन 11.2.2 पर, इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहाँ चीजें और पेचीदा हो जाती हैं, है ना? अकालों की भयावहता और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का सीधा संबंध। बिल्कुल, यहाँ संदर्भ समझना जरूरी है। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, अलग अलग प्रांतीय राज्य उभर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आर्थिक हितों के लिए राजनीति में दखल दे रही थी। तो इन नीतियों का असर क्या हुआ, जरा विस्तार से बताइए। कई स्तरों पर असर पड़ा। पहला, ब्रिटिश मशीनी माल से जो प्रतिस्पर्धा हुई उसने भारत के देसी उद्योगों को तबाह कर दिया। कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग, धातु का काम सब बर्बाद हो गए। तो कारीगरों का क्या हुआ? कारीगर बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं बचा, तो वो जमीन पर आ गए। खेती पर दबाव और बढ़ गया। बुनकर, कताई करने वाले ये सब कंगाल हो गए। श्रीवास्तव ने इस पर काफी लिखा है। और व्यापार में भी बदलाव आया। हाँ, भारत जो पहले तैयार माल बाहर भेजता था, अब वो सिर्फ कच्चा माल भेजने वाला देश बन गया। कपास, नील, अफीम वगैरह, और तैयार माल ब्रिटेन से आने लगा। और जबरन खेती का क्या मामला था? नील, चाय, कॉफी। हाँ, किसानों को मजबूर किया गया, पहले स्वतंत्र ठेकेदारों के जरिए, बाद में तो बंधुआ मजदूरों की तरह यूरोपीय बागान मालिकों के लिए नील, चाय, कॉफी उगाने को कहा गया। इससे क्या हुआ? अनाज उगाने वाली जमीन कम हो गई होगी। बिल्कुल। खाद्य फसलों का क्षेत्रफल घट गया। एक तरफ उद्योग तबाह, दूसरी तरफ खेती में भी नकदी फसलों पर जोर। और फिर वो भू राजस्व नीतियां, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ये नाम बार बार आते हैं। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, इन सब में लगान बहुत ज्यादा तय किया गया था। काश्तकारों के अधिकारों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। लगान कब बढ़ जाए, जमीन कब छिन जाए, कोई सुरक्षा नहीं थी। इससे तो किसान कर्ज में डूबे होंगे। जाहिर है, कर्जदारी बहुत बढ़ गई। किसान साहूकारों के चंगुल में फंस गए और अंग्रेजों ने जो नए पंजीकरण कानून बनाए, उनसे साहूकारों के लिए किसानों की जमीन हड़पना और आसान हो गया। यहीं पर वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आती है, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त की। हाँ, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, इन दोनों ने ही ब्रिटिश प्रशासन को, खासकर उनकी टैक्स व्यवस्था को, भारत की गरीबी और बिगड़ती हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया। आरसी दत्त ने तो अकालों को सीधे बढ़ते हुए भू राजस्व से जोड़ा था। उनका तर्क था, आरसी दत्त का तर्क था कि इतना ज्यादा लगान है कि किसान के पास न तो खाने के बाद कुछ बचता है, न ही वो खेती में सुधार के लिए कोई निवेश कर सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता है कि ब्रिटिश शासन ने एक आम कंगाली पैदा की, जिसने अकालों को और ज्यादा भयानक बना दिया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि जमीन पहले से ही तैयार थी। जब सूखा पड़ा तो स्थिति विस्फोटक हो गई, क्योंकि लोगों के पास उससे जूझने की कोई क्षमता ही नहीं बची थी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 11.2.3 पर, रिपोर्ट्स, कमीशंस एंड रिलीफ मेजर्स। रिपोर्ट, आयोग और राहत उपाय। तो जब ये भयानक अकाल पड़े तो अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया कैसे दी? पहले जरा पैमाने की बात कर लें। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े भयावह हैं। ग्रीनऑफ बताते हैं कि अकालों की आवृत्ति, मतलब उनके आने की रफ्तार, बढ़ गई थी। सौरभ का आंकड़ा है कि 1850 से 1899 के बीच, यानी सिर्फ 50 साल में 24 बड़े अकाल पड़े, जिनमें लाखों लोगों की मौत हुई। लाखों मौतें।
और ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता होगा कि मौत भुखमरी से हुई या बीमारी से। हाँ, श्रीवास्तव भी यही कहते हैं। भुखमरी से शरीर कमजोर हो जाता था और फिर बीमारियां घेर लेती थीं, तो मौत का असल कारण बताना मुश्किल था। तो नीति कैसे विकसित हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में क्या था? EIC के युग में प्रतिक्रिया बहुत ढीली थी। बंगाल का अकाल याद कीजिए, 1769-70 का। 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, चावल की कालाबाजारी हो रही थी और कंपनी ने शुरू में कोई राहत नहीं दी। बाद में 1803 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और अवध में अकाल पड़ा तो कुछ छूट दी गई, कर्ज दिए गए, अनाज आयात करने पर इनाम रखा गया, लेकिन सब बहुत सीमित था। 1837 में ऊपरी भारत में अकाल पड़ा तो कुछ सार्वजनिक कार्य शुरू किए गए, लेकिन ज्यादातर राहत निजी दान पर ही निर्भर थी। मतलब EIC रोकथाम या कोई मजबूत राहत प्रणाली बनाने में सक्रिय नहीं थी। और 1857 के बाद जब शासन सीधे क्राउन के हाथ में आ गया तब? उस समय रेलवे का विस्तार भी हो रहा था। हाँ। क्राउन शासन में थोड़ा बदलाव आया। 1860 में NWP में फिर अकाल पड़ा। तब एक नीति बनी कि जो सक्षम लोग हैं उनसे काम कराया जाए और जो असमर्थ है उन्हें मुफ्त भोजन दिया जाए। यहीं पर कर्नल बेड स्मिथ की रिपोर्ट आती है, 1861 की। हाँ, कर्नल बेड स्मिथ रिपोर्ट 1861 ये पहली प्रमुख रिपोर्ट थी। इसकी मुख्य बातें थीं, इसने सरकारी राजस्व की मांग और अकाल के बीच संबंध को माना, इसने राजस्व कम करने और स्थायी बंदोबस्त की सिफारिश की, सिंचाई का विस्तार करने, संचार सुधारने, सड़कें, रेल की बात कही। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्मिथ ने कही वो ये थी कि अकाल भोजन के बजाय काम का अकाल है। famines of work than of food। इसको दोहराना जरूरी है। famines of work than of food। काम का अकाल। लेकिन क्या सरकार ने ये सिफारिशें मानी? नहीं, यही तो निराशाजनक बात है। सरकार ने इन अहम सिफारिशों को लागू नहीं किया। उफ, फिर तो अकाल आते रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। 1866-67 में उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ा। इसके बाद जॉर्ज कैंपबेल आयोग बना। उसने भी वही बातें कहीं, भूमि कार्यकाल की सुरक्षा, उदार मूल्यांकन, निहित स्वार्थों को हटाना, बेहतर संचार, रेल, नहर, सिंचाई। और इस बार फिर वही कहानी। सरकार ने पूरी तरह लागू नहीं किया। राहत फिर से दान और थोड़े बहुत सार्वजनिक कार्यों पर निर्भर रही। इसके बाद भी अकाल पड़े? हाँ, 1868-70 में राजस्थान, NWP, पंजाब, मध्य भारत में। राजस्थान में तो कहते हैं 1/3 आबादी मारी गई थी, अपराध बहुत बढ़ गए थे। फिर 1870 के दशक में बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत में 1876-79 का महाकाल, द ग्रेट फमीन पड़ा। तो क्या कभी कोई निर्णायक मोड़ आया जब सरकार ने वाकई जिम्मेदारी ली हो? हाँ, एक बड़ा मील का पत्थर था 1880 का अकाल आयोग, जिसे स्ट्रेची आयोग भी कहते हैं। स्ट्रेची आयोग 1880। इसने पहली बार साफ तौर पे स्वीकार किया कि अकाल से होने वाली मौतों को रोकना राज्य की जिम्मेदारी है। ये एक बड़ा बदलाव था सोच में। और इसने क्या सिफारिशें दी? इसने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यों PWD के जरिए की सिफारिश की, राजस्व माफी की बात कही, अनाथों की देखभाल की बात कही। इसमें एक नोट ये भी था कि उनका धर्मांतरण ना हो। एक अलग कृषि विभाग बनाने की सिफारिश की और सबसे महत्वपूर्ण अकाल संहिताएं यानी फैमिन कोड्स बनाने की सिफारिश की। फैमिन कोड्स ये क्या थे? हाँ, फैमिन कोड्स ये बहुत महत्वपूर्ण थे। CN इलियट ने इनका एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार किया था। इनमें बहुत विस्तार से नियम बनाए गए थे। गांव स्तर पर राहत कैसे दी जाएगी, अधिकारियों के क्या कर्तव्य होंगे, कैसे काम कराए जाएंगे, गरीबों के लिए पुर हाउसेस कैसे चलेंगे, पशुओं का संरक्षण कैसे होगा, पुलिस और चिकित्सा के क्या कर्तव्य होंगे, मजदूरी और राशन कैसे तय होगा। मतलब पूरी एक नियमावली थी। सुनने में तो काफी विस्तृत लग रहा है। काफी जटिल थे। ये पिछले अनुभवों और परीक्षण और त्रुटि पर आधारित थे। इनमें पिछले सबक दर्ज तो किए गए, लेकिन जो प्रणालीगत समस्याएं थीं जैसे गरीबी, सिंचाई की कमी, भारी राजस्व, उनका हल इनमें नहीं था। और ये प्रांतीय स्तर पर 1901 के बाद भी चलते रहे। स्ट्रैटी आयोग ने और भी कुछ सुझाव दिए थे? हाँ, काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा, विशेष फसलों को बढ़ावा देना, कृषि शिक्षा,
रेलवे का विस्तार, वनों का प्रबंधन, ये सुझाव भी थे। और कर्ज के लिए भी कुछ किया गया? हाँ, 2 अधिनियम आए, कृषि ऋण अधिनियम एग्रीकल्चरल लोन्स एक्ट 1884 और भूमि सुधार ऋण अधिनियम लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट 1883। इनके तहत बीज, पशु खरीदने या गुजारे के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने का प्रावधान था। ये नाम याद रखने जरूरी हैं, एग्रीकल्चरल लोन्स एक्ट 1884, लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट 1883। फिर भी ये काल रुके नहीं। 1900 के आसपास फिर बड़ा अकाल पड़ा। हाँ, 1899-1900 में फिर भयानक अकाल पड़ा। इसके बाद मैकडॉनल्ड कमीशन बना 1901 में। इस आयोग का निष्कर्ष था कि सरकार पिछले अकाल से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसने क्या सिफारिशें दी? इसने कहा कि संकट शुरू होते ही उदारता से अग्रिम सहायता दी जाए, समय पर राजस्व वसूली रोकी जाए, ऑडिट ठीक से हो। एक विवादास्पद सिफारिश ये थी कि सक्षम लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी समाप्त कर दी जाए। इस पर बहस हो सकती है कि ये कैसा सुझाव था। हाँ, ये तो अजीब है। बिल्कुल। और काम के लिए रोजाना भुगतान हो, पशुओं के लिए चारे की फसलें उगाने और कर्ज देने की बात कही, और एक नई चीज पर जोर दिया, नैतिक रणनीति, मॉरल स्ट्रैटेजी। ये शब्द याद रखें, मॉरल स्ट्रैटेजी। मॉरल स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि राहत इस तरह से दी जाए कि लोग आलसी न बने, उनमें आत्मनिर्भरता बनी रहे। मतलब एक तरह का नैतिक दबाव भी था राहत देने में। और फिर आता है 1943 का बंगाल अकाल, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है। हाँ, बंगाल अकाल 1943 बहुत विनाशकारी था। कहते हैं लगभग 30 लाख जानें गईं। इसका संदर्भ द्वितीय विश्व युद्ध का था। इसके बाद जो फैमिन इंक्वायरी कमीशन FIC बनी 1944 में, उसने कमी, प्राकृतिक कारणों और यहाँ तक कि अत्यधिक प्रजनन, एक्सेसिव ब्रीडिंग को दोषी ठहराया। ये माल्थुजियन सोच थी जिसकी आलोचना होनी चाहिए। हाँ, ये अत्यधिक प्रजनन वाली बात तो अजीब लगती है। विद्वानों में क्या बहस है इस पर? इस पर बहुत बहस है। कुछ विद्वान औपनिवेशिक जैव राजनीति, कॉलोनियल बायोपॉलिटिक्स को जिम्मेदार मानते हैं। मल्लिक, अमर्त्य सेन की अधिकारिता विफलता, एंटाइटलमेंट फेलियर की थ्योरी बहुत प्रभावशाली है कि अनाज की कमी नहीं थी, बल्कि लोगों की उसे खरीदने की क्षमता खत्म हो गई थी। राज्य उदासीन था, बाजार फेल हो गया था। ये नाम और सिद्धांत याद रखें, अमर्त्य सेन, एंटाइटलमेंट फेलियर। गोस्वामी वितरण और मूल्य की समस्या पर जोर देते हैं। मुखर्जी शक्ति और अशक्ति के संबंधों और राष्ट्रवादी नेतृत्व की विफलता की बात करते हैं। तो कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आपने पहले एक तालिका का जिक्र किया था, क्या उसमें से कुछ प्रमुख अकालों के बारे में बता सकते हैं संक्षेप में? हाँ, जैसे बंगाल अकाल 1770, क्षेत्र बंगाल, कारण सूखा और EIC की नीतियां, परिणाम 1/3 आबादी खत्म, राहत ना के बराबर। चालीसा अकाल 1783-84, ऊपरी भारत, कारण सूखा, परिणाम भारी तबाही, कुछ सीमित राहत। ओडिशा अकाल 1866-67, कारण सूखा, निर्यात जारी रहा, परिणाम लाखों मौतें, बाद में कैम्बेल आयोग बना। महाअकाल 1876-79, मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत, पंजाब, कारण सूखा, निर्यात, परिणाम 50 लाख से ज्यादा मौतें, स्ट्रैची आयोग बना। और बंगाल अकाल 1943, कारण युद्ध, अनाज डाइवर्जन, नीतियां, परिणाम 30 लाख मौतें, FIC बनी। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और माइक डेविस की लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट वाली बात क्या थी? रेलवे की भूमिका? हाँ, माइक डेविस का तर्क है कि ये अकाल महज प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित थे, औपनिवेशिक नीतियों और पूंजीवादी विचारधारा का परिणाम थे। उन्होंने इसे लेट विक्टोरियन हॉलोकॉस्ट्स कहा। उनका कहना है कि रेलवे ने स्थिति को और बिगाड़ा। कैसे? रेलवे के जरिए भारत से अनाज, चावल, गेहूं निर्यात किया जाता रहा ताकि विदेशी मुद्रा कमाई जा सके, भले ही देश में लोग भूखे मर रहे हों। किसानों ने अपना आखिरी भंडार तक बेच दिया। मीना ने भी इस पर काम किया है। तो रेलवे की भूमिका यहाँ दोहरी और जटिल थी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 11.2.4 पर, आउटकम एंड एनालिसिस, क्राइम, एल्ट्रिज्म एंड द मॉरल इकोनॉमी, परिणाम और विश्लेषण। इतने सारे अकाल, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, इसके पीछे व्यापक सिद्धांत क्या है? हाँ, डेविड अर्नोल्ड ने एक अवधारणा दी है, घटना बनाम संरचना।
इवेंट वर्सेस स्ट्रक्चर। अकाल एक घटना की तरह दिखते हैं, लेकिन वो समाज की अंतर्निहित कमजोरियों यानी संरचना को उजागर करते हैं। और इसने राष्ट्रवादी आंदोलन को भी एक मुद्दा दिया होगा। बिल्कुल, ये औपनिवेशिक शासन की विफलताओं का प्रतीक बन गए और राष्ट्रवादी आंदोलन के एजेंडे का एक अहम हिस्सा बने। तो सिद्धांतों की बात करें, प्राकृतिक बनाम मानव निर्मित, इस पर क्या विचार है? हाँ, तीर्थंकर रॉय जैसे विद्वान इसे सिर्फ एक तरफा नहीं देखते। वो भौगोलिक पारिस्थितिक कारकों और राजनीतिक सांस्कृतिक कारकों दोनों को मानते हैं। रॉय एक तीसरा कारक भी जोड़ते हैं कि 19वीं सदी में सरकार के पास ज्ञान और सूचना सीमित थी, जिससे उनकी क्षमता बाधित हुई, जो बाद में सुधरी। और जो लोग इसे प्राकृतिक मानते हैं? हाँ, कुछ प्राकृतिक व्याख्याएं भी है, जैसे माल्दूजियन विचार कि जनसंख्या ज्यादा हो गए, संसाधनों पर दबाव बढ़ा, इसलिए अकाल पड़े, या पारिस्थितिक कारण जैसे 1791-92 के दोजी बारा अकाल के लिए एल नीनो को जिम्मेदार ठहराना, या 1880 के आयोग का कहना कि ये असामान्य सूखा था। लेकिन इन व्याख्याओं से क्या होता है? राज्य दोष मुक्त हो जाता है, इसलिए इनकी आलोचना जरूरी है। तो राजनीतिक कारक ज्यादा अहम थे, जैसे माइक डेविस ने कहा। हाँ, माइक डेविस का तर्क ज्यादा मजबूत लगता है कि ये मानव निर्मित थे, मतलब औपनिवेशिक राज्य द्वारा निर्मित थे, उनकी पूंजीवादी विचारधारा का परिणाम थे। सत्तावादी शासन, राज्य का पतन, ये सब कारक थे। युद्ध का भी जिक्र आया था बंगाल 1943 के संदर्भ में। हाँ, युद्ध के कारण भोजन को सेना के लिए डायवर्ट कर दिया गया। इस पर भी बहस है कि चर्चिल ज्यादा जिम्मेदार थे या उस समय के बंगाल के प्रधानमंत्री सुरहावर्दी। और अमर्त्य सेन का अधिकारिता सिद्धांत, उसे थोड़ा और समझाएं। हाँ, अमर्त्य सेन का अधिकारिता सिद्धांत, एंटाइटलमेंट थ्योरी, इसे दोहराना जरूरी है, एंटाइटलमेंट थ्योरी। सेन कहते हैं कि भुखमरी सिर्फ भोजन की कुल उपलब्धता, अवेलेबिलिटी की कमी से नहीं होती। भुखमरी तब होती है जब लोगों का उस भोजन पर स्वामित्व, ओनरशिप या उस तक पहुंच, एक्सेस, जिसे सेन अधिकारिता या एंटाइटलमेंट कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। ये एक तरह से सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। तो ये मूल्य वृद्धि, प्राइस शॉक और आपूर्ति में कमी सप्लाई शॉक से अलग है? हाँ, हो सकता है बाजार में अनाज हो लेकिन कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि लोग खरीद ना सकें, प्राइस शॉक, या उनका रोजगार छिन जाए जिससे उनकी खरीदने की क्षमता खत्म हो जाए। बंगाल 1943 में यही हुआ। बर्मा पर जापान का कब्जा हुआ तो चावल का आयात रुका। बंगाल में सेना और शहरों की मांग बढ़ी, व्यापार बाधित हुआ, कीमतें आसमान छू गईं और राज्य उदासीन बना रहा, बाजार पर भरोसा करता रहा। लोग अनाज तक पहुंच नहीं पाए, उनकी अधिकारिता विफल हो गई। ये राष्ट्रवादी सिद्धांत से भी जुड़ता है। बंगाल अकाल पर और भी विचार हैं। हाँ, एम इस्लाम ने कहा कि वहां पहले से ही गरीबी और भोजन जनसंख्या के बीच असंतुलन था। ग्रीनॉफ मानते हैं कि सरकारी नियमों ने अनिश्चितता बढ़ाई। बोस कहते हैं कि किसान अर्थव्यवस्था में मंदी के बाद का संकट था। लेकिन क्या सभी विद्वान औपनिवेशिक नीतियों को ही दोषी मानते हैं? कोई प्रतिवाद भी है? हाँ, कुछ बारीकियां भी हैं। धर्म कुमार का कहना है कि पूर्व औपनिवेशिक काल में भी राहत सीमित ही थी। तीर्थंकर रॉय डेविस के जवाब में कहते हैं कि सिर्फ विचारधारा नहीं, बल्कि राज्य के सीमित साधन, सूचना, बुनियादी ढांचा, वित्तीय क्षमता भी जिम्मेदार थे। देव रॉय के जवाब में कहते हैं कि औपनिवेशिक संपत्ति और राहत प्रक्रियाएं असल में लोगों को कार्यस्थलों पर धकेलकर पूंजीवादी तर्क को ही मजबूत कर रही थीं। हार्डिमन कहते हैं कि मुक्त व्यापार और जमाखोरी ने स्थिति बिगाड़ी, जिसका नतीजा अनाज दंगे थे। ये अनाज दंगे और नैतिक अर्थव्यवस्था, मॉरल इकोनॉमी का क्या संबंध है? नैतिक अर्थव्यवस्था, ये अवधारणा E.P. थॉम्सन और जेम्स स्कॉट ने दी है। इसका मतलब है कि समाज में, खासकर गरीबों में, एक पारंपरिक समझ होती है कि जीने के लिए जरूरी चीजों जैसे भोजन पर उनका एक नैतिक हक है। शासक वर्ग भले ही इसे नकार दें, लेकिन गरीब इसे न्याय और शासक का कर्तव्य मानते हैं। जब ये हक छीना जाता है तो वो प्रत्यक्ष कार्रवाई, निर्वाह का अधिकार, राइट टू सब्सिस्टेंस को सही मानते हैं। अनाज दंगे इसी का एक उदाहरण है, जब लोग जबरदस्ती अनाज की दुकानें लूट लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनका हक है। लेकिन ग्रीनॉफ कहते हैं कि बंगाल 1943 में दंगे नहीं हुए। क्या लोग भाग्यवादी हो गए थे? हाँ, ग्रीनॉफ ऐसा कहते हैं, लेकिन रॉय और गुहा जैसे इतिहासकार इस भाग्यवाद, फेटलिज्म को चुनौती देते हैं। वो किसान विद्रोहों और प्रतिरोध के दूसरे रूपों के सबूत पेश करते हैं। एक त्रावणकोर का उदाहरण भी दिया गया है।
वो तो औपनिवेशिक नहीं था। हाँ, बाला सुब्रमण्यन का ट्रावनकोर का उदाहरण दिलचस्प है। ये एक रियासत थी, सीधे ब्रिटिश शासन में नहीं थी। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां लगभग 90,000 मौतें हुईं। कारण विश्व अर्थव्यवस्था के साथ उसका जुड़ना, सामाजिक संरचना में बदलाव, राजनीतिक दबाव, इन सब ने उसे कमजोर बना दिया था। ये दिखाता है कि भूख का संकट व्यापक था और उसकी विरासत अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकती है। और परोपकार या दान फिलंथ्रोपी का क्या रोल था? ये भी नैतिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अमृत बताते हैं कि कल्याणकारी कामों के केंद्र में भोजन था और धार्मिक दान की परंपरा का विस्तार हुआ। हेंस का कहना है कि दान देना अभिजात वर्ग की पहचान का हिस्सा बन गया था। ब्रेविस बताते हैं कि निजी दान का विकास हुआ। भाटिया का विचार है कि उपनिवेशवाद ने पारंपरिक आपसी मदद के ढांचों जैसे जाति या संयुक्त परिवार को नष्ट कर दिया। लेकिन क्वीमेन त्रावणकोर का उदाहरण देकर कहते हैं कि सामाजिक जुड़ाव तो सीधे औपनिवेशिक शासन के बाहर भी टूटा था। आम सहमति ये लगती है कि भारत और यूरोप के सांस्कृतिक मेलजोल से दान की अवधारणा बदली, लेकिन इसकी क्षमता सीमित ही थी। सगडेन। ठीक है, तो ये अकालों की कहानी थी। अब आते हैं सेक्शन 11.3 पर, द स्कर्ज ऑफ एपिडेमिक्स, यानी महामारियों का प्रकोप। आपने कहा था कि अकाल और बीमारियां अक्सर साथ साथ आती थीं। हाँ, ये एक बहुत ही घातक गठजोड़ था। क्रम अक्सर यही होता था। अकाल पड़ता था, लोग कुपोषित होते थे, उनका शरीर कमजोर हो जाता था और फिर बीमारियां फैलती थीं। प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, चेचक वगैरह। और रेलवे ने इसमें भी भूमिका निभाई। हाँ, रेलवे ने प्रसार को बढ़ाया। लोग काम या भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, माइग्रेशन, और उनके साथ बीमारियां भी सफर करती थीं। डेविस और डायसन के आंकड़े बताते हैं कि 1870 से 1920 के बीच भारत में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20% गिर गई और जनसंख्या 10% घट गई। बाप रे, 20% गिरावट जीवन प्रत्याशा में। हाँ, और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। अकाल और महामारी दोनों के लिए राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा, लेकिन अलग-अलग तरीकों से। शुरू में अंग्रेज देसी या स्वदेशी मानी जाने वाली समस्याओं जैसे बीमारियां में ज्यादा दखल नहीं देना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे सार्वजनिक वस्तुओं जैसे रेलवे, सफाई व्यवस्था, अस्पताल, विज्ञान और चिकित्सा की भूमिका बचाव में महत्वपूर्ण हो गई। एक विरोधाभास भी है। रॉय बताते हैं कि बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं तो अंग्रेजों और भारतीयों दोनों को प्रभावित करती थी, लेकिन महामारी और अकाल का सबसे ज्यादा असर स्वदेशी गरीबों पर पड़ता था। ठीक है, अब सेक्शन 11.3 पर आते हैं। मलेरिया, कॉलरा, प्लेग एंड सोशल मलेज। मलेरिया, हैजा, प्लेग और सामाजिक बेचैनी, इन 3 बड़ी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनके फैलने के कारण क्या थे? कई कारण थे। पर्यावरणीय कारक जैसे जलवायु, मच्छरों का पनपना, सामाजिक कारक जैसे सफाई की कमी, भीड़-भाड़ वाले इलाके, गरीबी, कुपोषण और लोगों की आवाजाही, जैसा हमने कहा रेलवे ने मलेरिया फैलाने में मदद की। जरा इन तीनों के बारे में थोड़ा और बताइए। मलेरिया हमेशा अकाल के साथ नहीं आता था, लेकिन अक्सर तब फैलता था जब अकाल के बाद कुपोषण का सामना करते लोगों को भारी बारिश और एनोफिलीज मच्छरों के प्रसार का सामना करना पड़ता था। वाकीमुरा ने इस पर काम किया है। और हैजा, कॉलरा? हैजा का संबंध 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अकालों के साथ बहुत विनाशकारी था। जैसा कि आर्नोल्ड बताते हैं, जिन सालों में अकाल पड़े जैसे 1877, 1900, उनमें हैजा से ज्यादा मौतें हुईं। इसे एशियाई हैजा या भारतीय हैजा कहा जाता था। ये नामकरण अपने आप में समस्याग्रस्त है, जैसे कि ये बीमारी सिर्फ यहीं की हो। शुरू में ये मुख्य रूप से गांव में फैला और इसने बहुत जानें ली। क्लेन का अनुमान है कि 1887 से 1954 के बीच हैजा से 2 करोड़ 20 लाख मौतें हुईं। 2 करोड़ 20 लाख? और प्लेग, ब्यूमोनिक प्लेग? हाँ, बॉम्बे 1896 का जिक्र आता है। हाँ, प्लेग। इसका सबसे बड़ा प्रकोप 1896 में बॉम्बे, अब मुंबई में शुरू हुआ। माना जाता है कि ये चीन से हांगकांग होते हुए व्यापार मार्गों से भारत पहुंचा। शुरू में सरकार की प्रतिक्रिया अजीब थी। उन्होंने बंदरगाह खुले रखे, भारतीयों की आदतों और सफाई की कमी को दोषी ठहराया, जबकि व्यापारिक जहाज़ों को नज़रअंदाज किया जिनसे शायद ही आया था। उनका ध्यान इलाकों यानी मलिन बस्तियों पर गया।
वहां कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन करना, घरों को गिराना, लोगों को जबरदस्ती निकालना। बॉम्बे 1896 का प्लेग प्रकोप याद रखना चाहिए। और इसी प्लेग के जवाब में वो कानून आया था, सेक्शन 11.3.2 द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, महामारी रोग अधिनियम 1897। बिल्कुल, प्लेग के कारण ही सरकार ने ये कानून महामारी रोग अधिनियम 1897 एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट पारित किया। क्या था इस कानून में? ये कानून अधिकारियों को महामारी रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने का बहुत व्यापक अधिकार देता था। इसमें तीर्थ यात्राओं, लोगों के आने जाने, सभाओं पर रोक लगाना शामिल था, रेलवे और ठहरने की जगहों का नियमन करना शामिल था। इसमें केवल 4 धाराएं थीं, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली थीं। लेकिन इसके लागू करने के तरीके की आलोचना हुई। हाँ, बहुत ज्यादा। इसका कार्यान्वयन बेहद कठोर और असंवेदनशील था। सैनिकों द्वारा घरों में घुसकर तलाशी ली जाती थी, लोगों के घर गिरा दिए जाते थे, जाति और धार्मिक अलगाव का ध्यान नहीं रखा जाता था, शवों का निपटान बहुत अपमानजनक तरीके से किया जाता था, कार्बोलिक पाउडर, फिनाइल डालकर। इससे लोगों में भारी असंतोष फैला। पुणे में जो प्लेग कमिश्नर थे W.C. रैंड, उनकी हत्या इसी असंतोष का नतीजा थी। नाम याद रखें, महामारी रोग अधिनियम 1897 और W.C. रैंड। और कानून की आलोचना क्यों हुई? आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इसमें खतरनाक महामारी रोग की परिभाषा बहुत अस्पष्ट थी। ये कानून सिर्फ नियामक, रेगुलेटरी और पुलिसिंग पर केंद्रित था। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ पर कोई जोर नहीं था। समन्वय की कमी थी, वैज्ञानिक प्रतिक्रिया का अभाव था। राकेश ने इसकी काफी आलोचना की है। ठीक है, तो अब हम आखिरी सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 11.4 फैमिन्स एंड कॉलोनियल पॉलिसीज, अकाल और औपनिवेशिक नीतियां, इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि अकाल और महामारियां कितनी गंभीर थीं और इनके कितने दूरगामी प्रभाव पड़े। हमने अकाल और बीमारी के बीच का संबंध देखा और रेलवे की दोहरी भूमिका लोगों को और बीमारियों को दोनों को फैलाने में। तो मुख्य आलोचनाएं और विश्लेषण क्या हैं, संक्षेप में बताइए। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी समकालीन आलोचक ने भी कहा था कि समस्या सिर्फ भोजन की कमी की नहीं थी, बल्कि भोजन के अपर्याप्त परिवहन और राजनीतिक व सामाजिक ढांचे के अभाव की थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम और उनका ये विचार महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि अकाल संहिताएं बनी, उनमें शुरुआती चेतावनियां जैसे मूल्य वृद्धि, लोगों का पलायन, अपराध बढ़ना पर ध्यान देने की बात थी, लेकिन उनकी मुख्य सिफारिशें अक्सर नजरअंदाज कर दी गईं। और अंग्रेज अधिकारियों के रवैये में भी फर्क था। हाँ, विलियम डिग्बी जैसे लोग थे जो सुधार के लिए अभियान चला रहे थे, तो दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन जैसे वाइसरॉय थे जो राहत देने का विरोध करते थे। लिटन को डर था कि इससे लोग कामचोर हो जाएंगे। लिटन का नाम और उनका ये रुख याद रखना चाहिए। ये भी साफ है कि असर सब पर बराबर नहीं पड़ा। गांव के गरीबों को शहर वालों की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। तो मूल कारण क्या था? मूल कारण ये था कि ये संकट शुरू तो किसी घटना, प्राकृतिक या मानव निर्मित से होते थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना विनाशकारी इसलिए होता था क्योंकि औपनिवेशिक नीतियों के कारण देश में पुरानी संरचनात्मक गरीबी व्याप्त थी। मॉरिस डी मॉरिस का वो उद्धरण फिर से याद आता है। सूखा, बाढ़, महामारी या संरचनात्मक गरीबी के कहीं अधिक गंभीर बोझ की तुलना में अधिक तीव्र सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। मतलब हम तत्कालिक संकट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर जो गहरी जड़ें हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो औपनिवेशिक सरकार का फोकस क्या रहा? उनका फोकस गंभीर प्रभावों को किसी तरह रोकना या कम करना रहा, लेकिन उन संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने पर नहीं रहा जो इन संकटों की जड़ में थे, जैसे आर्थिक शोषण, गरीबी, असमानता। ठीक है, ये तो बहुत ही विस्तृत और गहन चर्चा हुई। चलिए अब इस यूनिट के गहन विश्लेषण से निकले मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहराते हैं। जरूर। तो मुख्य बातें ये हैं। पहला, औपनिवेशिक भारत ने विनाशकारी अकाल और महामारियों का सामना किया जो केवल प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि विशिष्ट औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों जैसे भारी राजस्व, व्यापार नीतियां, देसी शिल्प का विनाश से और ज्यादा बदतर हो गए थे। दूसरा, अकाल के कारणों पर लगातार बहस रही है। ये प्राकृतिक थे या मानव निर्मित। इसमें औपनिवेशिक नीतियां, बाजार की विफलताएं और अमर्त्य सेन का अधिकारिता विफलता, एंटाइटलमेंट फेलियर का सिद्धांत कि लोगों की भोजन तक पहुंच खत्म हो गई, ये प्रमुख दृष्टिकोण है।
अमर्त्य सेन का नाम याद रखना है। तीसरा बिंदु। तीसरा, ब्रिटिश प्रतिक्रिया धीरे धीरे विकसित हुई। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपेक्षा की, फिर बाद में आयोग बने, जैसे स्मिथ, कैम्पबेल, स्ट्रैची, मैकडॉनेल आयोग और अकाल संहिताएं, फैमिन कोड्स भी बनी। स्ट्रैची आयोग और फैमिन कोड्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर इन उपायों का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हुआ या ये मूल कारणों को संबोधित नहीं कर पाए। चौथा, कुछ प्रमुख अकालों को याद रखना जरूरी है। बंगाल 1770 और 1943, ओडिशा 1866-67 और महान अकाल 1876-79। बंगाल 1770, बंगाल 1943, ओडिशा 1866-67, महान अकाल 1876-79। पांचवा बिंदु, महामारियों पर। हाँ, पांचवा, महामारियां जैसे हैजा, प्लेग, मलेरिया अक्सर अकालों के बाद आईं। लोगों को पलायन और रेलवे ने इनके प्रसार में अनजाने में मदद की। छठा, महामारी रोग अधिनियम 1897, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। ये प्लेग के जवाब में आया, नियामक था, लेकिन इसका कार्यान्वयन विवादास्पद था और इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य पर फोकस की कमी थी। ये अधिनियम का नाम याद रखें। सातवां, हमने नैतिक अर्थव्यवस्था, मॉरल इकोनॉमी की अवधारणा पर बात की, जिसमें निर्वाह का अधिकार, अनाज दंगे और परोपकार की बदलती प्रकृति शामिल है। और आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब का समग्र प्रभाव भयानक था। बड़े पैमाने पर मृत्यु दर, पुरानी गरीबी जो औपनिवेशिक शासन द्वारा और बढ़ाई गई थी, और इन सब ने मिलकर भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को हमेशा के लिए आकार दिया। वाह, ये वाकई भारतीय इतिहास के एक बहुत कठिन और जटिल दौर का विस्तृत अवलोकन था। औपनिवेशिक शासन के तहत अकाल और महामारियों को समझना न केवल यूपीएससी मेंस या प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मेरे ख्याल से आधुनिक भारत की चुनौतियों और उसके लचीलेपन की नींव को समझने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, पीड़ा का पैमाना, नीतिगत बहसें, मानवीय प्रतिक्रियाएं, इसे आत्मसात करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, और इस चर्चा को शायद दोबारा सुनने से नीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानवीय लागत के बीच जो संबंध है, उनको समझने में और मदद मिल सकती है। हाँ, और श्रोतागण उन दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोच सकते हैं जिनकी हमने चर्चा की। इन घटनाओं ने प्रशासनिक संरचनाओं को कैसे बदला, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया और यहाँ तक कि राजनीतिक चेतना को कैसे आकार दिया। एग्जैक्टली। ये केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, ये हमें आज भी शासन, वैधता, वनरेबिलिटी और न्याय संगत प्रणालियों के महत्व के बारे में सबक सिखाती हैं। तो सिर्फ तथ्यों को याद न करें, क्यों और कैसे को समझें। हमें उम्मीद है कि ये गहन विश्लेषण आपकी यूपीएससी तैयारी और सामान्य समझ के लिए मूल्यवान था। अगर इससे मदद मिली तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप और किन विषयों पर ऐसा ही विस्तार से विश्लेषण चाहेंगे। हाँ, आपके फीडबैक से हमें मदद मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे और व्यापक विश्लेषणों के लिए YouTube पर सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। सीखते रहें, सवाल करते रहें। जय हिंद।